ओके ओके। चलो, गुड आफ्टरनून भाई सभी बच्चों को जितने देख रहे हैं। एक बार थोड़ा सा अपने अपने उपस्थिति के बारे में बता देंगे सभी। आवाज़ अगर सही आ रही है तो। अवधेश, करण कुमार जायसवाल, हेलो भाई सभी को। एक बच्चे में अभी देख रहा था, कमेंट था कुछ कि आज पता चला कि हमारे देश में न्याय भी होता है। हालांकि वैसे तो दुर्भाग्य है कि ये हमारा अपने न्यायिक व्यवस्था से इतना भरोसा उठ गया है कि आज हमें अप्रिशिएट करना पड़ रहा पुलिस के काम को, और वो करना भी पड़ेगा भाई। न्यायिक व्यवस्था आपने देख लिया है, निर्भया कांड में 7 साल हो गए हैं, अभी तक आराम से मजे से रह रहे हैं जेल में। तो हम तो अप्रिशिएट ही करेंगे, लेकिन एक बात हमें सोचनी पड़ेगी कि क्या पुलिस ही न्याय देने के लिए, फिर न्यायिक व्यवस्था किस लिए बनी है फिर देश में। ठीक है, चलो सर, लाइव क्लास नहीं है, क्लास लाइव ही है भाई। दीपक कुमार जी, ये क्यों पूछते तुम डेली लाइव क्लास है कि नहीं है? तो पता नहीं चलता है कि जब टाइम 12 से 2 का स्लॉट है तो क्लास लाइव ही होगी। ओके, सब ठीक है सर, गुड आफ्टरनून। ओके, राजस्थान पुलिस का बेंच भी एक ला दो। बेंच तो नहीं होता, बैच तो होता भी है। तो राजस्थान पुलिस में बस आपको जो हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो, बस राजस्थान का जो आपका कल्चर है वो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। झारखंड सीजल में आप क्लास बहुत हेल्पफुल है। ओके, गुड मॉर्निंग, एनकाउंटर डे। आज यस, सही कह रहे हो, आज का हम एनकाउंटर डे की तरह भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। पॉलिटिक्स सिस्टम बेकार है। ओके, चलिए, जय हिंद भाई सभी को, गुड मॉर्निंग। चलो, तो भाई पिछली क्लास में जहां तक मुझे याद आ रहा है, चैप्टर का नाम मैं पिछली क्लास में चल रहा था प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति, जिसके बारे में मैंने कल कुछ ही बातें बताई थी। जैसे कि मैक्सिमम अगर हाइट आपको प्राप्त करनी है तो एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। मैक्सिमम रेंज प्राप्त करनी है तो मैंने कहा था एंगल 45 होना चाहिए। और कोई भी प्रक्षेप्य, कोई भी प्रोजेक्टाइल कैसा मार्ग फॉलो करता है बच्चों? परवलयाकार। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए थे। इसके अलावा एक पढ़ाया था मैंने आपको कि एक एंगल थीटा है, एक 90 माइनस थीटा है, तो दोनों पर रेंज कैसी होगी? सेम। तो ऐसी बातें कुछ बताई थी। सर जी क्वेश्चन है करना डिस्कस, एक प्याले में चाय 90 डिग्री सेल्सियस पर 80 डिग्री सेल्सियस ठीक 1 मिनट में ठंडी होती है। 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना टाइम लगेगा? लेस देन 1, ग्रेटर देन 1। क्वेश्चन चला गया। देखो, जहाँ तक मुझे क्वेश्चन समझ में आया इनका, बाकी कुछ मैसेज आ गया। एक न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है, किसी वस्तु के ठंडा होने की दर है। मान लो कि 80 डिग्री, जहाँ तक मुझे समझ में आया इनका क्वेश्चन, जहाँ तक मैं देख पाया हूँ, आप भी सुन लेना भाई बाकी बच्चे, क्योंकि हिट तो आपने ही पढ़ा है। देखो, मान लो कि बच्चे इस प्याले में जो उन्होंने बोला था, ये भाई मुझे करेक्ट कर देगा अगर मैंने कोई वैल्यू गलत ले ली हो तो। उसने कहा कि एक प्याले में चाय है 80 डिग्री सेल्सियस पे, 80 डिग्री सेल्सियस पे, और उसे 80 से 70 होने में 1 मिनट का समय लगा। अच्छा, ठंडी क्यों होगी? आप एक चीज समझो कि चाय का टेम्परेचर तो 80 डिग्री है, तो मान लो कि आसपास का तापमान मैंने मान लिया कि फॉर एग्जांपल 40 मान लिया, तो चाय का तापमान 80 है, वातावरण का तापमान 40 है, तो हीट जाती है हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। तो प्याले से हीट निकली होगी, आसपास मौसम में जा रही होगी, मौसम का तापमान बढ़ रहा होगा आसपास का, और चाय इसका घट रहा होगा, चाय का 70 हो गया 1 मिनट के अंदर। फिर ये कह रहा है कि 70-60 में कितना टाइम लगेगा। देखो, कोई वस्तु ठंडी होती है ना, उसके ठंडे होने की दर निर्भर करती है, इसे मैं लिख देता हूं, रेट ऑफ कूलिंग, ठंडे होने की दर। तो किसी वस्तु के ठंडे होने की जो दर है ना, वो समानुपाती होती है टेम्परेचर के डिफरेंस के, तापमान के अंतर के। अब देखो, पहले चाय का तापमान 80 था, मौसम का तापमान 40 था, तो डिफरेंस कितना आया था? 40। लेकिन जब ये ठंडी होगी 70 हो गई होगी, मौसम का 40 ही है, तो 70 में से 40 जाएगा तो डिफरेंस कितना आया? 30। यानी कि बाद में डिफरेंस कम रह गया, तो ठंडे होने की दर होगी घट जाएगी वो। यानी कि 80 से 70 होने में अगर उसे 1 मिनट का समय लगा है, तो 70 से 60 होने में 1 मिनट से ज्यादा लगेगा, 60 से 50 होने में और ज्यादा लगेगा। यानी किसी वस्तु के ठंडे होने की जो दर होती है वो तापमान के अंतर के समानुपाती होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कोई चीज, जैसे मान लो कि अभी 100 डिग्री पे है, तो 100 डिग्री से अगर 90 डिग्री पे पहुंची, अगर 1 मिनट में पहुंची है, तो 90 से 80 पहुंचने में उसे 1 मिनट से ज्यादा का समय लगेगा, ज्यादा। क्योंकि अगर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पे है, तो शुरुआत में तापमान से अंतर 60 का था, चीज जल्दी ठंडी पड़ गई, फिर जब 90 हो गया चाय का तापमान,
और ये मौसम का 40 है, तो डिफरेंस कितना बचा 50 का। तो जितना कम अंतर होने लगता है ना, तो उतना ही देर लगने लगती है ठंडे होने में। शायद यही था क्वेश्चन। संपीड़न मीन्स हिंदी संपीड़न मेरे हिसाब से कंप्रेशन कह रहे हैं आप, किसी को कंप्रेस कर देना, दबा देना, ये होता है जो, जहां तक मुझे लग रहा है। इतना टिपिकल हिंदी मत लिखा करो भाई। ओम प्रकाश यादव कह रहे सर मेरी पहली बार लाइव क्लास है। ठीक है, चलो भाई अब हम स्टार्ट करते हैं। जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे, लिखेंगे चैप्टर का नाम जो कल चल रहा था, सही बच्चे। और उम्मीद कर रहा हूं कि कल की आपने क्लास भी ली होगी, लाइव नहीं ली होगी तो आप बाद में ऑफलाइन देख चुके होंगे। तो लिखेंगे प्रक्षेप्य गति प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। तो इसमें बच्चों मैंने आपको बताया था, मान लो कि यहाँ पे एक बॉल है और आपने उस बॉल को यू स्पीड से फेंक दिया किसी थीटा कोण पर, तो बॉल ऐसे जाएगी और यहाँ पर टकराएगी। ये एंगल अपना थीटा था बच्चों। अगर आपको सब कुछ बातें याद आ रही हो तो ये अपनी मैक्सिमम हाइट थी, अधिकतम ऊंचाई थी, मैक्सिमम हाइट अधिकतम ऊंचाई। और जहाँ से बॉल फेंकी बच्चों आपने, जहाँ पे जाके टकराई, उसके बीच की दूरी को बच्चों मैंने रेंज कहा था, जिसे हिंदी में हम सीमा या परास कहते हैं। इसे हम 3-4 क्वेश्चन पढ़ चुके थे। फिर मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे, ये पिछली क्लास रिवाइज हो रही है। रेंज का फॉर्मूला था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। हाइट का फॉर्मूला था बच्चों आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और एक फॉर्मूला मैंने कहा था इन दोनों को 2 को 3 पहले से भाग कर दो तो h बाई आर। इसे से याद रखना, हरियाणा रोडवेज, h ऊपर आएगा r नीचे आएगा, h बाई आर था tan थीटा बाई 4। ठीक है, ये 3 बातें मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, देखो जो संजय महावर जी पूछ रहे, संजय भाई एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए। जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, यानी सारे फोर्स का सम। तो एक्शन रिएक्शन में मैंने कहा कि जब भी कोई चीज एक्शन रिएक्शन होती है, वहां पे अगर हम एक बार में एक सिस्टम ले, चलो मैं एक दिन किसी दिन इसका एग्जाम्पल करा दूंगा, कुछ ऐसे मजा नहीं आएगा, इसके मैं एक एग्जाम्पल करा दूंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के। जैसे कि एक गोली आई, घुस गई किसी ब्लॉक के अंदर, तो अब ब्लॉक की स्पीड कितनी हो जाएगी, या फिर बंदूक से गोली का चलने वालने वाला। तो मैं आपको किसी दिन क्वेश्चन करा दूंगा सर। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं इसके अंदर ये हमने 3 बातें इसमें पढ़ी थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, मेरा एक क्वेश्चन है बड़ा आसान सा। आज का ये पहला क्वेश्चन है। मान लो कि एक मैंने बॉल ली और इस बॉल को मैंने यू स्पीड से ऊपर फेंक दिया, तो बॉल ऊपर जाएगी 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 जाएगी, जैसे अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगी, अधिकतम ऊंचाई पर। तो आपको पता है कि इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। भाई हम सभी जानते हैं जब किसी चीज को आप ऊपर फेंकते हैं ना, तो उसकी स्पीड घटते 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 एक पॉइंट पे 0 हो जाती है, तभी तो बॉल नीचे की तरफ आती है। और उसके पास कुछ स्पीड बचती तो थोड़ी सी और ऊपर चली जाती है वो। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट पे इसकी स्पीड हो गई 0। ये बात हम सभी जानते हैं। लेकिन अगला क्वेश्चन है मेरा, ये ध्यान से बताना इसका आंसर। अगर मैं किसी चीज को सीधे ऊपर ना फेंकूं, वर्टिकली ऊर्ध्वाधर ऊपर ना फेंक कर किसी एंगल पर फेंक दूं, तो ये बॉल जारी होगी जारी होगी जारी जाओगी, जैसे बॉल यहां पहुंचेगी अपनी मैक्सिमम हाइट पर, तो यहां पे इसकी स्पीड कितनी होगी आपको बताना है। कि इस वाले केस में जब बॉल चलते 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 यहां पहुंचेगी, अगर इस बॉल को यू स्पीड से फेंका गया हो तो मैक्सिमम हाइट पर इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी बताना है। ये वाली फिजिक्स आने वाले एग्जाम में काम आएगी भाई। नेवी में कोई अलग से फिजिक्स तो नहीं आती है, यही आती है। लेवल कम ज्यादा हो सकता है, वो चीज अलग है। सर मैं बहुत देर से क्लास ऑन करके बैठा था, क्लास कब स्टार्ट हुआ पता नहीं चला, रितेश शर्मा कह रहे हैं। तो कई बार ना ये 12:05 पे स्टार्ट हुई है शायद आज की क्लास, क्योंकि पहले क्लास दूसरे स्टूडियो में थी, फिर एन मोमेंट पे शिफ्ट करना पड़ा, तो इसलिए 5 मिनट लग गए, वरना मैं तो टाइम पे ही था। चलो भाई ये बताओ, बहुत सारे बच्चों, राहुल राज का, अंकित रोहिला का, स्वरूप बिड का, ऐश्वर्या चौहान, प्रेम सिंह का आंसर आया है।
इन सब का बता दूं गलत है आंसर, तो दोबारा ये टाइप ना करें। चंदन कुमार सिंह कह रहे हैं मैक्सिमम हाइट का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, कल की क्लास पता नहीं ली कि नहीं ली इन्होंने। रोशन प्रसाद, अवधेश, सुनील, राहुल, राम कुमार, मुकेश, मिथिलेश, सबका गलत है भाई। अमृत सियोल, जितनों का भी तक आया है सबका आंसर गलत है, किसी एक का सही नहीं है। देखो चलो यहां देखो, एक बच्चा सही है बीच में, विनोद कुमार का, ठीक है। यहां देखो थोड़ा सा, यहां देखेंगे। अच्छा बहुत सारे बच्चे क्या बोल रहे हैं कि जब भी बोला फेंकेंगे थीटा एंगल पर और ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी तो कह रहे कि स्पीड जीरो हो जाएगी। अरे भाई अगर इसकी स्पीड यहाँ जीरो हो जाती तो बोल जो कि तू नीचे ना गिर जाती, ये बोल तो आगे भी गई है, इसका मतलब यहाँ कुछ स्पीड है। इस वाले केस में जीरो नहीं होगी। बच्चे करते क्या एग्जाम में, जैसे मैक्सिमम हाइट की शक्ल देखते हैं तो स्पीड जीरो पर टिक लगा देते हैं। मैक्सिमम हाइट पे स्पीड जीरो बच्चों केवल होती है अगर कोई इसी चीज को वर्टिकली सीधे ऊपर फेंके। अगर किसी चीज को आप किसी एंगल में फेंकते हैं ना, उस केस में मैक्सिमम हाइट पे स्पीड जीरो नहीं होती। ये क्वेश्चन बच्चे लाइन से गलत करके आते हैं। अब देखो यहाँ स्पीड होगी कितनी। अब एक चीज देखो, जब किसी चीज को मैंने थीटा एंगल में फेंका तो चीज एक्चुअल में दो काम कर रही है। एक काम कर रही है आगे बढ़ने का, इसलिए आपको रेंज प्राप्त हुई। एक काम कर रही है बच्चों ऊपर जाने का, इसलिए आपको हाइट प्राप्त हुई। तो यानी कि इस यू का, जिस स्पीड से बॉल को आपने फेंका था, इस स्पीड का कुछ हिस्सा बॉल को आगे ले जाने में खर्च हो रहा है और इस स्पीड का कुछ हिस्सा बॉल को ऊपर ले जाने में खर्च हो रहा है। यानी मान लो कि आपने बॉल फेंकी 50 की स्पीड से, तो स्पीड का कुछ पार्ट बॉल को आगे ले जाने में खर्च होगा और कुछ पार्ट बॉल को ऊपर ले जाने में खर्च होगा। अब जिनका बैकग्राउंड साइंस नहीं हो यहां देखेंगे ध्यान से। मान लो कि कोई पी है थीटा एंगल पर, तो बच्चा आप इस पी को दो हिस्सों में तोड़ सकते हो। एक हिस्सा होता है आगे वाला, एक हिस्सा होता है ऊपर वाला। अगर ये पी है तो आगे वाला हिस्सा होता है बच्चों हमेशा पी कोस थीटा, ऊपर वाला हिस्सा होता बच्चों पी साइन थीटा। अगर ये बी होता तो आगे वाला हिस्सा बनता बी का बी कोस थीटा, ऊपर वाला बनता बी साइन थीटा। ये यू है तो बच्चों आगे वाला हिस्सा बनेगा यू कोस थीटा, ऊपर वाला बनेगा यू साइन थीटा। इसका मतलब पता क्या है कि जो यू कोस थीटा स्पीड है ना, ये बॉल को आगे लेके जा रही है और जो यू साइन थीटा स्पीड है बॉल को ऊपर लेके जा रही है। तो यू कोस थीटा स्पीड बॉल को आगे लेके जाएगी और यू साइन थीटा कहां लेके जाएगी, ऊपर लेके जाएगी। ठीक है। अब यहां पे एक चीज समझो, जो स्पीड बॉल को ऊपर लेके जाती है वो तो मैक्सिमम हाइट पे जीरो हो जाती है भाई, यू साइन थीटा तो मैक्सिमम हाइट पे जीरो हो जाएगा। लेकिन जो यू कोस थीटा है केवल ये बचेगा, तो मैक्सिमम हाइट पर यहां पे स्पीड बनेगी यू कोस थीटा। इसके आपको थोड़ा टेक्निकली और बता देता हूं मैं कि यू का आगे वाला हिस्सा तो यू कोस थीटा है जो बॉल को आगे लेके जाएगा, यू का ऊपर वाला हिस्सा है यू साइन थीटा जो बॉल को ऊपर लेके जाएगा। लेकिन जो हिस्सा ऊपर वाला है ना, जो बॉल को ऊपर लेके जाएगा, सो ग्रेविटी काम करेगी नीचे की तरफ को, तो ग्रेविटी उसकी वैल्यू को खत्म करते करते जीरो कर देती है। तो मैक्सिमम हाइट पे यू साइन थीटा जीरो हो जाएगा, पर यू कोस थीटा चलता आगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इस दिशा में ग्रेविटी काम नहीं करती। ग्रेविटी केवल नीचे और ऊपर की चीजों को पे काम करती है। ऊपर जाने वाली चीज की स्पीड घटाती है, नीचे वाली की स्पीड बढ़ाती है, पर ऐसे चलने वाली चीज पर ग्रेविटी स्पीड घटाने बढ़ाने काम नहीं करती। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम हाइट पे जो स्पीड बचेगी वो केवल यू कोस थीटा बचेगी, क्योंकि यू साइन थीटा मैक्सिमम हाइट पे क्या हो चुकी होगी, जीरो। ठीक है। अच्छा जिसे अभी क्लियर नहीं दिख रहा हो थोड़ा पिक्सल बढ़ा लिया करो निकिता गुप्ता, इसमें सेटिंग में जाके वो गोल गोल होता है, रोज बताता हूं मैं, क्लिक करके उसे 240 पे चलाओ एटलीस्ट। इतना सुंदर दिखाई दे रहा है यहाँ पे चल रहा है हमारे सामने, एक एक शब्द इतना बेहतरीन दिख रहा है, बल्कि आज तो मुझे लग रहा है ज्यादा बढ़िया दिख रहा है रोज से। ठीक है। अब यहां देखो दोबारा सुनेंगे। अब मैं इसमें एक लाइन लिखवाऊंगा, अभी पहले फोटो बना लेना। मैंने कहा पेपर में क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना है। अगर किसी बॉल को आप वर्टिकली सीधे ऊपर फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट पे स्पीड क्या बनेगी, जीरो। पेपर में क्वेश्चन आ गया, एक वस्तु को थीटा एंगल पर फेंका, थीटा कोण पर फेंका, ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट पे स्पीड क्या बनेगी, यू कोस थीटा। ठीक है सुनील भोला जी, राम राम। तो एक काम करेंगे, इस सेकंड वाले पॉइंट के नीचे एक लाइन लिखवा ही देता हूं आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो। लिख लेंगे यहाँ पे, when a ball is thrown at an angle theta with the surface when a ball is thrown at an angle theta with the surface, comma, the speed of this ball becomes u cos theta at maximum height.
द स्पीड ऑफ दिस बॉल बिकम्स यू कोस थीटा एट मैक्सिमम हाइट। संजय मावर जी, जो सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन का फॉर्मूला वी स्क्वायर बाई आर, वहां पे वो ए जो है वो मैग्नीट्यूड दे रहा है एक्सेलरेशन का, और वहां पे वी स्पीड है ना कि वेलोसिटी। वहां पे वी का मतलब स्पीड है, जो क्वेश्चन पूछा है बच्चे ने। हाँ, दोबारा मत लिखना, अभी टॉपिक पहले जो चल रहा है उसे चलने दो। हिंदी में लिखेंगे, जब किसी बॉल को सतह से थीटा कोण पर फेंका जाता है, जब किसी बॉल को सतह से थीटा कोण पर फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई पर, इस क्वेश्चन को रट लेना भाई ध्यान से, जब किसी बॉल को सतह से थीटा कोण पर फेंका जाता है, जब किसी बॉल को सतह से थीटा कोण पर फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई पर इस बॉल की चाल, तो अधिकतम ऊंचाई पर इस बॉल की चाल u cos थीटा हो जाती है। तो अधिकतम ऊंचाई पर इस बॉल की चाल, तो अधिकतम ऊंचाई पर इस बॉल की चाल u cos थीटा हो जाती है। ठीक है, तो जब किसी बॉल को सतह से थीटा कोण फेंकेंगे, अधिकतम ऊंचाई पे कितनी होगी चाल, u cos थीटा। देखो बच्चों, होता तो क्या एक्चुअल में, यहां पर भी अधिकतम ऊंचाई पे चाल u cos थीटा ही होती है यहां पर भी, पर यहां पे होता क्या है कि आपको पता है कि जब किसी बॉल को आप सीधे फेंकेंगे ना ऊपर, तो ये जमीन से एंगल कितना बन रहा होगा, यहाँ पे 90 बन रहा होगा ये। तो एक्चुअल में यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 होती है, और आपको पता है कि u cos 90 बन गया ये, और cos 90 कितना होता है 0, तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे 0 कह देते हैं। अदरवाइज मैक्सिमम हाइट पर जो स्पीड होती है वो होती u cos थीटा ही है, पर यहाँ पे मुझे थीटा पता नहीं है। थीटा 30 पता हो तो लिख दूंगा मैं u cos 30, थीटा 60 हो लिख दूंगा u cos 60। यहाँ मुझे साफ साफ पता है कि जब किसी को सीधे फेंकेंगे जमीन से एंगल बनेगा 90, तो u cos 90 होता है 0, इसलिए हम डायरेक्ट 0 कह देते हैं। ठीक है, वो भाई केमिस्ट्री में आता है, जल तुल्यांक, वाटर इक्विवेलेंट, भानु जी। ठीक है, ओके, इसे मिटा देता हूं मैं अभी। तो आज की क्लास का सबसे बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला जो मैंने अभी पूछा। ये क्वेश्चन अगर पेपर में आया तो समझ जाना कि पड़ोसी गलत कर चुका है, उसके -0.5 आ चुके हैं और आपके +2 हो चुके हैं, क्योंकि जल्दीबाजी है बच्चा, मैक्सिमम हाइट देखते 0 पे निशान लगाएगा, ये बात पक्की है। अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे एक चीज देखो, ये बॉल बच्चों मैंने यहां से फेंकी, ये बॉल ऊपर जा रही है, 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 जा रही है। ये बॉल मान लो कि इसे अपनी मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगा t1 समय। अभी बॉल नीचे आ रही है, मान लो कि बच्चों से नीचे आने में कितना समय लगा कुल मिला के t2। ठीक है, तो ऊपर जाने में t1 समय लगा, नीचे आने में t2 समय लगा। ठीक है, तो बताओ कौन सा टाइम ज्यादा है, ऊपर जाने का t1 समय ज्यादा है कि नीचे आने का t2 समय ज्यादा है। बॉल को ऊपर जाने में ज्यादा समय लगता है कि नीचे आने में ज्यादा समय लगता है, तो बताना कि कौन सा टाइम ज्यादा होगा। सर आपका व्हाट्सएप नंबर नहीं भाई, व्हाट्सएप नंबर नहीं है, पहले ही 1-2 बैच में देके जीवन नरक हो चुका है। तो मीन्स तो है नहीं, कोई किसी का जब मन करता है अपना उसी समय फोन कर देता है। कोई सुबह को 6 बजे कर रहा जी मैं भी पढ़ रहा था, अरे तुम पढ़ रहे तो मास्टर थोड़े ना पढ़ रहा है 6 बजे, कोई रात को 12 बजे कर देता है फोन, मेरी क्लास नहीं चल रही, आज मैडम की क्लास क्यों नहीं हुई, कल मैडम के सर में दर्द था, ठीक हुआ कि नहीं हुआ, ये बात बताओ अब तुम्हें फोन पे। हेलो सर, इट्स माय फर्स्ट लाइव क्लास, अभिषेक साहू जी की। ओके, नहीं शाम को एनटीपीसी में नहीं चलेगा टॉपिक, एनटीपीसी में शायद क्लास नहीं आता, हम पटना जा रहे हैं शाम को। देखो ये दोनों भाई टाइम सब बराबर होते हैं, किसी बॉल को जितना समय ऊपर जाने में लगता है ठीक उतना ही लगता है नीचे में। अच्छा, यहाँ पे मान के चलते हैं कि हवा का प्रभाव नहीं है, फिजिक्स में हम हवा का प्रभाव 0 लेके चलते हैं। किसी बॉल को जितना समय लगता है ऊपर जाने में ठीक उतना ही लगता है नीचे आने में, दोनों समय बराबर हैं। तो लिखेंगे t1 = t2। t1 का मतलब है टाइम ऑफ असेंट यानी कि ऊपर जाने का समय, और t2 होता है टाइम ऑफ डिसेंट यानी कि नीचे आने का समय। हिंदी में लिखेंगे प्रक्षेप्य को जितना समय ऊपर जाने में लगता है, प्रक्षेप्य को जितना समय ऊपर जाने में लगता है ठीक उतना ही समय नीचे आने में भी लगता है। प्रक्षेप्य को जितना समय ऊपर जाने में लगता है ठीक उतना ही समय नीचे आने में भी लगता है। टाइम ऑफ असेंट = टाइम ऑफ डिसेंट, ऊपर जाने का समय नीचे आने का समय बराबर है।
अरे चलो बढ़िया है शंकर जी। ठीक है, दोनों समय भाई बराबर हैं। अगर मान लो कि ऊपर लगा, ऐसे बोलेगा पेपर में, एक प्रोजेक्टाइल को प्रक्षेपक को ऊपर जाने में 3 सेकंड लगते हैं, तो नीचे 3 से कम लगेंगे, 3 से ज्यादा कि 3 के बराबर, 3 के बराबर, तो ऊपर जाने का समय 3 सेकंड है, तो नीचे का समय भी कितना होता है, 3 सेकंड। इसे ध्यान रखना है। दूसरी चीज, अब देखो यहां से बोलना चलना शुरू किया और ये बॉल यहां से यहां तक हवा में थी, मतलब हवा में तो नहीं कह सकते क्योंकि हवा तो मानते ही नहीं है, मतलब ऐसा समझने के लिए मान लो कि बॉल ने जमीन को छोड़ रखा था यहां तक, यहां से बॉल ने जमीन को छोड़ा और फिर जमीन पर टकराई, तो ये जो समय था ना इसका, इसे हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल, यानी कितने समय तक ये उड़ रही थी, उड्डयन काल। तो इसका फॉर्मूला लिख लेना, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट लिखेंगे उड्डयन काल। तो टाइम होता है टी इजकल टू, लिखेंगे टी इजकल टू 2u साइन थीटा बाई जी। तो पेपर में क्या करेगा, हो सकता है कि आपसे बोल दे कि एक बॉल को 20 की स्पीड से फेंका गया, 30 के एंगल में फेंका गया, तो बताओ कितने समय तक बॉल, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, उड्डयन काल कितना होगा। तो यू की वैल्यू दे देगा, थीटा की वैल्यू दे देगा, जी आपको 9.8 मानना है, सोल्व कर लेना, या जी के बार 10 भी दे देता है कैलकुलेशन आसान करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका उड्डयन काल। ठीक है, तो इसमें 2u sin थीटा बाई जी है, यानी T1 T2 तो बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टाइम ऑफ असेंट था वो इसका आधा समय होगा, u sin थीटा बाई जी, यानी T1 की वैल्यू कितनी होगी, ऊपर जाने का समय कितना होगा, u sin थीटा बाई जी, और नीचे का समय भी कितना होगा, u sin थीटा बाई जी। दोनों समय बराबर होते हैं और इन दोनों को जोड़ दोगे तो 2u sin थीटा बाई जी आ जाएगा, जितना टोटल समय तक बॉल क्या थी, उड़ रही थी। तो टोटल उड़ने का जो समय है वो 2u sin थीटा बाई जी है। ऊपर जाने का समय इतना, इसका आधा, और नीचे आने का समय भी इसका आधा, तो जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा समय उड़ने वाला। ठीक है, हाँ ऊपर भी ऐसे ही, किसी वस्तु को जितनी स्पीड से आप फेंकते हैं ना ऊपर, ठीक उतनी स्पीड से नीचे आके टकराएगी, जितने समय ऊपर जाने में लगेगा ठीक उतने समय नीचे आने में भी लगता है, दोनों टाइम बराबर है। बस हमने ये मान रखा है कि हवा का प्रभाव शून्य है। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा यहाँ पे, इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा ध्यान से मुझे बताना है। यहां तक एक बार आप लिख लो जितना मैंने कल से बताया। हाँ, पटना आ रहे हैं भाई सभी पूरी टीम, मैं, काजल मैम, भरत सर, हमारे एक ऑफलाइन में मुखर्जी नगर में हिस्ट्री पढ़ाते हैं सुमित कुलश्रेष्ठा सर, और मैथ के अजय राणा सर। हम लोग कल पटना में सेमिनार है नया टोला में, राठौर कैंपस जो है ना उसके पीछे है कहीं बिकना पहाड़ी एरिया में। तो कल हम 12 बजे से सेमिनार स्टार्ट होगा, तब वहां मिलेंगे हम। कोई बच्चा पटना का तो बिल्कुल आए, स्वागत है उसका। चलो क्वेश्चन लिखो। कल तो भाई संडे है, कल क्लास क्यों होगी, कल तो सैटरडे की संडे, कल सैटरडे है, तो कल शायद आपकी क्लास नहीं होगी। कल हम पटना में रहेंगे, तो कल तो क्लास नहीं होगी भाई। हो सकता है कि जैसे कि पॉलिटी वाले सर और ज्योग्राफी वाले सर नहीं हैं, आ रहे हैं उसमें, तो हो सकता है कि उनकी क्लास लगे, तो आपको देख लेना एक बार। ठीक है, राहुल कुमार सिंह पटना बिकना पहाड़ी मोड़, आप जरूर आना भाई, अपने साथ में और बच्चों को लेके भी आना। मिलते हैं कल, ओके। यहाँ देखो जो जो बच्चे हैं अपना आ जाना। एक क्वेश्चन लिखना भाई, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखेंगे, कैन ए बॉडी हैव जीरो वेलोसिटी and still accelerating हिंदी लिखेंगे, इसका आंसर देंगे आप मुझे, हिंदी लिखेंगे। क्या किसी वस्तु का वेग शून्य होने पर भी उसमें त्वरण हो सकता है? क्या किसी वस्तु का वेग शून्य होने पर भी
उसमें त्वरण हो सकता है। क्या किसी वस्तु का वेग शून्य होने पर भी उसमें त्वरण हो सकता है? कैन ए बॉडी हैव जीरो वेलोसिटी एंड स्टिल एक्सेलरेटिंग? यानी वस्तु का वेग तो शून्य हो लेकिन तब भी उसके अंदर त्वरण हो, क्या ऐसा हो सकता है क्या? ये आपको बताना है। सर पटना क्यों जा रहे हैं? पटना में क्योंकि जैसे आपकी अभी लाइव क्लास चल रही है ना ये, तो पटना में ऑफलाइन क्लासेस भी चलेंगी। तो पटना में जैसे ना हम जैसे अभी तो यहाँ पे तुम लाइव पढ़ रहे हो, वहाँ पे टीचर आपके सामने जाकर हर वीक कभी किसी भी कोई टीचर होगा, किसी भी कोई टीचर होगा, तो वहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी। ऑफलाइन समझ रहे हो ना, कि टीचर सामने है, जैसे बोर्ड पे पढ़ाते नहीं कि यहाँ कोचिंग में पढ़ा रहे होंगे आसपास, और सामने बच्चे बैठे हुए हैं। तो पटना में सबसे ज़्यादा डिमांड थी ऑफलाइन क्लास की, तो पटना में सबसे पहले फिर ये स्टार्ट किया गया। तो मान लो किसी वीक जैसे अपने कई टीचर हैं, 5-6 टीचर हैं, 2-3 टीचर किसी वीक ऑनलाइन में रहेंगे, 2 टीचर मान लो ऑफलाइन में रहेंगे, फिर वो टीचर इधर आ जाएंगे लाइव ऑनलाइन में, 2-3 टीचर ऑफलाइन में चले जाएंगे। तो ऐसा कुछ चलेगा। देखो इसका आंसर है यस, हाँ हो सकता है। कैसे? देखो भाई एक चीज समझो, आपने भी एक बॉल ली थी, इस बॉल को यू स्पीड से ऊपर फेंका था, ये स्पीड ऊपर जा रही थी, जा रही। जब किसी चीज को आप सीधे ऊपर फेंकते हो ना, तो मैक्सिमम हाइट पर, अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का वेग, उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0। उसकी वेलोसिटी तो 0 होगी, पर उसके ऊपर जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण तो अभी भी काम कर रहा है। यानी जब किसी को आप ऊपर फेंकते हो तो उसके ऊपर जी काम कर रहा हो, तो जी उसकी स्पीड को घटा 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 कितना कर देगा? 0। पर जब बॉल नीचे आएगी तो जी इसकी स्पीड को बढ़ाने लगेगा। तो जब किसी चीज को हम सीधे ऊपर फेंकते हैं तो अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का वेग तो 0 हो जाता है, पर उस पर अभी त्वरण, एक्सेलरेशन काम कर रहा होता है जी के बराबर। और कहां पे काम कर रहा होता है? नीचे की तरफ को, इसलिए फिर उसकी स्पीड नीचे की तरफ को बढ़ने लगती है। तो इसका आंसर लिखेंगे, पहले लिखेंगे इंग्लिश वाले बच्चे यस, आगे लिखेंगे, मैं लिख देता हूं पेपर में जैसे उसने लैंग्वेज लिखी थी उसी लैंग्वेज में। यस, व्हेन ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, यस, व्हेन ए बॉडी is projected vertically upwards at the highest point of its path, at the highest point of its path, comma, the velocity of the body is 0, the velocity of the body is 0, the velocity of the body is 0, but its acceleration is not 0, but its acceleration is not 0, but its acceleration is not 0, कोमा आगे लिखेंगे which is equal to, which is equal to, which is equal to acceleration due to gravity, which is equal to acceleration due to gravity, ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में स्मॉल जी, एक्टिंग डाउनवर्ड्स, विच इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड्स। हिंदी में लिखेंगे। पारुल शर्मा ऐप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने बीच में हमने कुछ फीचर्स डाले थे, आप एक बार उसे अनइंस्टॉल करके यानी डिलीट करके दोबारा इंस्टॉल कर लेना तो बिल्कुल सही हो जाएगा। लिखेंगे इसमें आगे, हिंदी वाले लिखो, हाँ जब किसी वस्तु को सीधे ऊपर फेंका जाता है, जब किसी वस्तु को सीधे ऊपर फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई पर, तो अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का वेग तो शून्य होता है, पर अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का वेग तो शून्य होता है, किंतु किंतु गुरुत्वीय त्वरण जी, किंतु गुरुत्वीय त्वरण जी नीचे की तरफ कार्य कर रहा होता है, किंतु गुरुत्वीय त्वरण जी होगा भाई, तब भी होगा सौरभिड। जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का वेग तो शून्य होता है, किंतु गुरुत्वीय त्वरण जी नीचे की तरफ कार्य कर रहा होता है, किंतु गुरुत्वीय त्वरण जी नीचे की तरफ कार्य कर रहा होता है। यानी कि त्वरण अधिकतम ऊंचाई पर जब वस्तु है तो त्वरण कितना है उस पर? गुरुत्वीय त्वरण जी, क्योंकि ग्रेविटी तो काम करती है, बोलो हवा में हो कोई चीज ऊपर जाती है तो उस पर ग्रेविटी तो काम कर रही है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो है, पर उसका वेग कितना हो जाता है? 0। उसे ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई।
तो ये आपका जो चैप्टर है ये हो गया समाप्त। प्रोजेक्टाइल मोशन, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको मैं फिर से बता देता हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम फटाफट। भाई भानु जी अभी चैप्टर नहीं पढ़ा, जब पढ़ाएंगे तब पढ़ना भाई से। इंग्लिश में भाई दोबारा सुन लेना रितेश भाई, बाद में मैंने कई बार रिपीट कर दिया है, वरना ऑनलाइन तुम किसी और से पढ़ के देखना, लोग केवल ऑनलाइन में ना केवल लेक्चर देते हैं, आपको खुद से नोट्स बनाने पड़ते हैं बैठ के, फिर आपको नोट्स अपलोड कर देते हैं। मैं तो फिर बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूँ। देखो अब हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, दोबारा सुनना ध्यान से। एक क्वेश्चन हमने पढ़ा कि कोई बॉल आपने फेंकी, आपको मैक्सिमम रेंज चाहिए, तो एंगल क्या होना चाहिए 45। मैक्सिमम हाइट के लिए एंगल क्या होना चाहिए आपका 90। ये पिछली क्लास में पढ़ाया था कल ही। एक पढ़ाया था जब कोई वस्तु किसी एंगल में फेंकी जाती है, प्रोजेक्टाइल मोशन में होती है, तो कौन सा पाथ फॉलो करती है, उसका मार्ग कौन सा होता है, तो उसका मार्ग होता है बच्चों परवलयाकार होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि एक एंगल थीटा हो, एक 90 माइनस थीटा हो, दोनों पर रेंज सेम आएगी, ये हम कल पढ़ चुके हैं। एक मैंने आपको आज पढ़ाया कि मान लो कि मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने एक वस्तु को सीधे ऊपर फेंका, तो अधिकतम ऊंचाई पर स्पीड कितनी होती है 0 आ जाती है, पढ़ाया। पर किसी एंगल फेंकेंगे तो स्पीड क्या बनेगी u cos थीटा। ऊपर नीचे जाने का समय दोनों कैसा होता है बच्चों बराबर। ये कुछ बातें मैंने आज आपको बताई। और कोई वस्तु मैक्सिमम हाइट पर होती है, उसकी वेलोसिटी वेग तो 0 है, पर उसके अंदर त्वरण अभी भी है, और त्वरण है गुरुत्व त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इंदौर इंदौर कभी आएंगे बताएंगे, अभी तो खैर कहीं का प्लान नहीं है पटना के अलावा, ठीक है। इलाहाबाद इलाहाबाद कहीं का नहीं अभी तो भाई, क्योंकि सब जगह फिर मैनेज भी तो करना है, क्लास भी तो सब जगह लेनी है ना। ऐसा थोड़ा ना कि उस सब जगह सेंटर खोल के बैठ गए लेकिन क्लास नहीं ले रहे। तो अभी जहां जहाँ पे एक बार में 2 जगह तो पॉसिबल हो पाएगा कि चलो अपना पटना में और यहाँ पे दिल्ली, इसके अलावा तीसरी जगह नहीं हो पाएगा, ठीक है। ओके, अब अगला चैप्टर लिखेंगे आप। ये बड़ा सुंदर प्यारा चैप्टर है, सिंपल पेंडुलम। नहीं उससे पहले काम करो, थोड़ा सा मैं आपको एनर्जी के बारे में बता दूं, क्योंकि सिंपल पेंडुलम में उनका यूज हम करेंगे। तो लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, इसे बच्चों हम लिखते हैं के से, सिंबल होता है इसका के, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, यानी अगर कोई वस्तु वी स्पीड से भाग रही हो, किसी वस्तु की चाल अगर वी है, कोई वस्तु वी चाल से भाग रही हो, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी पैदा हो जाएगी, गतिज ऊर्जा, ठीक है। सर फाइट फोर्स का वैल्यू 20.4 सेकंड होता है, हम पढ़े हैं ये समझाइए। फाइट फोर्स पता नहीं भाई क्या लिखा आपने 20.4, फाइट फोर्स का वैल्यू 20.4 सेकंड होता है, पता नहीं भाई क्या है, वैसे देख लूंगा अगर कुछ ऐसा है तो। बताओ वही तो, कौन है कौन है, एक सेकंड भाई 2 मिनट में आया।
एक बच्चे कुछ क्वेश्चन था कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, जितना पढ़ पाया हूं दोबारा भेज देना भाई एक बार, शायद आपने कॉपी पेस्ट कर रखा होगा, पेस्ट मार देना दोबारा से। नहीं बोर्ड बिल्कुल सही है भाई। हाँ कल पटना आना भाई, श्रवण जी आ जाओ। देखो अब बच्चे आप एक चीज देखना, अगर किसी वस्तु के पास गति है, कोई वस्तु भाग रही है, तो भागती हुई वस्तु के पास कौन सी एनर्जी होती है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आपसे पूछ ले कि एक ट्रेन भाग रही है तो उसके पास स्पीड है तो कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक। अब मैं समय खड़ा हूं, काइनेटिक एनर्जी कितनी? 0। आपके घर में जो बेड रखा है उसकी गतिज ऊर्जा 0 है, अगर वेग नहीं है तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 0। बात ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज, तो अगर हर एक भागती वस्तु के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, यहां से क्वेश्चन बनता है, उसको ध्यान देना, आसान क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे कर लेंगे वैसे तो। देखो अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान मास m है और उसकी स्पीड v है, तो आपको पता है कि अगर मास m हो स्पीड v हो तो एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। उसने एग्जाम में कहा कि अगर आप किसी वस्तु का मास डबल कर दें और उसकी स्पीड 3 गुना कर दें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पहले से कितने गुना हो जाएगी? ठीक है, तो बस हो गया काम हमारा। मास कर दिया डबल, स्पीड कर दी 3 गुना, तो एनर्जी कितनी होगी? तो जो पहले एनर्जी थी उसे मैंने K1 मान लिया, अब जो एनर्जी उसे मान लो K2, हाफ m। अच्छा m कितना बच्चों इस बार हमारा? 2m। v कितना है इस बार हमारा? 3v। और आपको पता है कि v का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर कर देंगे यहाँ, हाफ अंदर है 2m इंटू 3 3 9 v स्क्वायर, 9 दूनी 18 12 आ जाएगा, ये अंदर हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। और आपको पता है कि हाफ एम वी स्क्वायर हमारी क्या होती है? एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो उसके लिए मैं क्या पुट कर सकता हूं यहाँ पे? K1, तो K2 आ जाएगा K1 से 18 गुना। अब देखो मैंने क्वेश्चन क्यों करवाया, बहुत सारे बच्चे जल्दीबाजी में करते हैं एग्जाम में, इस 2 से 18 काट के 9 कर देते हैं और फिर एम वी स्क्वायर K1 मान लेते हैं। भाई एम वी स्क्वायर K1 नहीं है, हाफ एम वी स्क्वायर K1 है। तो आपको K1 हाफ एम वी स्क्वायर की जगह पुट करना, तो 2 से 18 काट कर 9 पे टिक मत लगा देना, तो जो एनर्जी है पहले से 18 गुना हो जाएगी। तो समझो अगर किसी वस्तु का मास m हो और उसकी स्पीड v हो तो उसकी एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। मास कर देंगे डबल, स्पीड का उसने कर दो 3 गुना, तो m की जगह 2m पुट कर दिया, v की जगह 3v पुट कर दिया, सोल्व कर लिया तो 18 गुना आ गया। देखो बच्चे लिख भी दिया 9। कट रहा है? बच्चा बोल रहा है इधर से ओके कट रहा था, चलिए मैं इसे थोड़ा सा इधर लिख देता हूं। क्वेश्चन देखो ये था भाई, अगर कट रहा है तो एक वस्तु का मास m है, स्पीड v है, तो आपको पता है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। एग्जाम में कहा कि इसका मास कर दो डबल, डबल लिया था मैंने, हाँ, और स्पीड कहा कि कर दो 3 गुना, तब काइनेटिक एनर्जी कितने गुना हो जाएगी? तो मैंने कहा कि इस m की जगह 2m पुट करेंगे, v की जगह 3v पुट करेंगे, 18 गुना आ गया। ठीक है सर, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर कोई वस्तु यूनिफॉर्म मोशन में है तो एक्सेलरेशन 0 होगा क्या? हाँ, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि आपका वेलोसिटी में चेंज नहीं है, आपकी वेलोसिटी लगातार सेम है। क्या? चलिए अब यहां पे क्वेश्चन और देखेंगे अभी हम, वो ये है बच्चों कि काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला आपने लिखा जब आपको स्पीड पता है। इस काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला आपको और ध्यान रखना है, वो सेकंड फॉर्मूला ये है, ये जो हमारे ज्यादा काम का है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा गया एग्जाम में। एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है p²/2m, और आपको पता है कि यहाँ पे जो p है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ क्लास में, p का मतलब यहाँ पे मोमेंटम संवेग। अच्छा कौन से मोमेंटम की बात कर रहे हैं? ये होता है हमारा लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग। और केपलर के जब नियम पढ़ाए थे तो मैंने कहा था कि वहां पे पढ़ाया था मैंने एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, तो उसे मैंने जे से लिखा था। तो कोणीय संवेग होता है जब कोई वस्तु घूमती है तो उसके अंदर कौन सा संवेग पैदा होता है? कोणीय। कोई वस्तु सीधी भागती है तो कौन सा होता है उसके अंदर? लीनियर मोमेंटम। और आपको पता है कि इस लीनियर मोमेंटम रेखीय संवेग की मैंने आपको वैल्यू बताई थी, क्या होती है? मास इनटू वेलोसिटी। आप चाहो तो आप पुट करके देख लो, यही वैल्यू आएगी जू की तू। इसे चाहो तो आप प्रूफ भी कर सकते हो। देखो
काइनेटिक एनर्जी आपने लिखी p²/2m, आपको होगी जी, पर हमने तो हाफ एम वी स्क्वायर पढ़ी है, कोई बात नहीं, इस p की जगह एम वी पुट कर देना, एम वी इसका स्क्वायर है p का, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2m, ऊपर आएगा m²v²/2m, m से कट गया m, तो कितना बन गया ये हाफ एम वी स्क्वायर, समझ रहे हो? तो ये हाफ एम वी स्क्वायर और p²/2m दोनों एक ही बात है, ये इसे लिख लो। तो काइनेटिक एनर्जी के दो फॉर्मूले हैं, जब बात करेगा पेपर में स्पीड की तो हम फॉर्मूला लगाएंगे हाफ एम वी स्क्वायर, जब बात करेगा संवेग की, मोमेंटम की, तो फॉर्मूला लगाएंगे p²/2m। यहां से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, ये पंजाब के किसी एक पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, देखो क्या है क्वेश्चन, शायद ये हरियाणा पंजाब के हाई कोर्ट के पेपर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहा उसने, क्वेश्चन लिखेंगे, 2 balls of different masses, 2 balls of different masses have same linear momentum, comma, if 2 balls of different masses have same linear momentum, comma, which ball will have more kinetic energy। हिंदी में लिखेंगे, अलग अलग द्रव्यमान की दो गेंदों का, यदि अलग अलग द्रव्यमान की दो गेंदों का रेखीय संवेग बराबर हो, अलग अलग द्रव्यमान की दो गेंदों का रेखीय संवेग बराबर हो, यदि अलग अलग द्रव्यमान की दो गेंदों का रेखीय संवेग बराबर हो, तो किस गेंद की गतिज ऊर्जा अधिक होगी, तो किस गेंद की गतिज ऊर्जा अधिक होगी? ऑप्शन लिखेंगे, हल्की बॉल की, लाइटर वन, सेकंड लिखेंगे, अरे अपडेट का ऑप्शन आ गया अपने आप से, अलग अलग द्रव्यमान की दो गेंदों का रेखीय संवेग अगर बराबर हो तो किस बॉल की गतिज ऊर्जा अधिक होगी? ऑप्शन है, पहला हल्की बॉल की, लाइटर वन, सेकंड होगा हैवियर वन, भारी बॉल की, तीसरा लिखेंगे दोनों की गतिज ऊर्जा बराबर होगी, लास्ट लिखेंगे कांट फाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते। अलग अलग द्रव्यमान की अब सही है, बताओ भाई। देखो वैभव सिन्हा जी आपका गलत हो गया, दोबारा सुनो ध्यान से। रितेश का सही है, उससे ऊपर एक अंकित रोहिला, आदेश शर्मा, इन सबका सही है। धर्मेंद्र जी गलत हो गया। ओम प्रकाश का सही है। प्रेम सिंह गलत। राज सिंह आपका महागलत। राहुल राज सॉरी। देखो आपने क्या सोचा कि अलग अलग द्रव्यमान की दो गेंदों का रेखीय संवेग लीनियर मोमेंटम बराबर है, किसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी? तो आप सोचते क्या हो कि भाई काइनेटिक एनर्जी तो होती है हाफ एम वी स्क्वायर, तो आपको क्या लगता है कि जिसका द्रव्यमान ज्यादा, जिसका मास ज्यादा, उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी? ज्यादा। मास ज्यादा होने पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तब होती है अगर स्पीड दोनों की सेम होती। पर उसने स्पीड सेम नहीं कहा, उसने कहा कि दोनों का संवेग मोमेंटम सेम है। अगर मोमेंटम सेम है तो फिर काइनेटिक एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर दोनों का संवेग मोमेंटम सेम है तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी और मास ऊपर नीचे हैं, अब दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, यानी जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी? ज्यादा। भाई अब एक चीज देखो कि काइनेटिक एनर्जी के दो फॉर्मूले हैं, हाफ एम वी स्क्वायर
और पी स्क्वायर अपॉन 2m। अब कौन सा अप्लाई करें? एक तो कह रहा है कि मास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, एक कह रहा है कि मास कम तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। वो डिपेंड करेगा कि स्पीड की बात हो रही है कि मोमेंटम की। तो संवेग मोमेंटम बराबर है, यानी दोनों के मोमेंटम अगर बराबर हो, यानी वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो मोमेंटम अगर दोनों के सेम है तो काइनेटिक एनर्जी और द्रव्यमान हो गए इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब है कि जिसका द्रव्यमान कम होगा उसकी गतिज ऊर्जा कैसी होगी? ज्यादा। तो लिख लेंगे हल्की बॉल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। लाइटर बॉल विल हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, हल्की गेंद की गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी। ठीक है। और एक ना ऑप्शन तुम पता करते क्या हो, तुम क्वेश्चन पढ़ के क्यों पूछ क्या रहा है, आप वो चीजों को अप्लाई करते नहीं हो। आप चार ऑप्शन देखते हो कौन सा बढ़िया लग रहा है, हल्की बॉल भारी दोनों की बराबर। बस आधे बच्चे तो बराबर जो लिख रहे हैं ना वो सब वो हैं जिन्होंने ना तो ये देखा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, बस अपने मन से ऑप्शन देख के जो सुंदर सा लग रहा है ऑप्शन उस पर टिक लगा देते हो। भाई पहले क्वेश्चन सुनो तो पूछ क्या रहा है, उसने कि काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर भी और ये भी। अब कौन सा अप्लाई करें? मोमेंटम संवेग सेम है, यानी जिसका द्रव्यमान कम उसकी एनर्जी ज्यादा। ये फिजिक्स है, इसमें ऐसा नहीं कि फील करके आंसर नहीं लगाना, इसमें कि यहाँ सुंदर लग रहा बढ़िया लग रहा उस पर टिक लगा दिया। ठीक है। एक पता नहीं बच्चे ने क्या बोला था, फाइट फोर्स जी 20.4 सेकंड। एक तो फोर्स इस सेकंड में नाप रहे हैं, फोर्स तो न्यूटन होता है, अभी पता नहीं क्या है, देखना पड़ेगा भाई। या तो उसने क्वेश्चन पूरा नहीं भेजा, ये हो सकता है कुछ और टर्म हो ये मुझे नहीं आती हो। चलिए अब लिखेंगे बच्चों हम पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा। इसे लिखते हैं बच्चों यू से। देखो किसी वस्तु के पास काइनेटिक एनर्जी है या नहीं है, केवल आप उसकी शक्ल देख के बता सकते हो। शक्ल देखिए, अपने वस्तु भाग रही थी, स्पीड है तो काइनेटिक एनर्जी है, रुकी हुई तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है। लेकिन ऐसे ही किसी वस्तु की शक्ल देखकर कि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है या नहीं है, यह भी आप बता सकते हैं केवल शक्ल देखकर। देखो कैसे, अगर आपको कभी ये पता करना हो कि फला चीज के पास, इस वस्तु के पास पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं है, बस एक काम करना, जिसकी भी पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछी जाए, आप सोचो अच्छा इसकी पूछ रहा है, तो दिमाग में सोचना कि जिसकी पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई है पेपर में, उस चीज को आप सोचना मन में आंखें बंद करके, किसी अगर मैं फ्री छोड़ दूं बिल्कुल खुला, अगर किसी चीज को फ्री छोड़ते ही वो चीज गति में आ जाए, भागना शुरू कर दे, समझ जाना कि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे कि एग्जांपल सुनो, बड़ा मजा आएगा और आपको ध्यान भी रहेगा आगे के लिए। आपने एक स्प्रिंग लिया, स्प्रिंग को पकड़ खींच दिया से, अब पेपर में पूछा कि खिंचे हुए स्प्रिंग के पास कौन सी एनर्जी होती है। आप देखना खिंचा हुआ स्प्रिंग अपने आप से भाग तो रहा नहीं है, जब नहीं भाग रहा तो काइनेटिक एनर्जी तो नहीं है। पर खिंचे स्प्रिंग को दिमाग में सोचना कि खिंचे स्प्रिंग को अगर मैं फ्री छोड़ दूं तो तुरंत अंदर को भागेगा, यानी उसके पास कौन सी एनर्जी स्टोर की हुई थी उसने, पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे स्प्रिंग दबा हुआ है, मन में सोचना कि स्प्रिंग अगर दबा हुआ हो, उसे खुला छोड़ देंगे तुरंत बाहर को भागेगा, यानी कौन सी एनर्जी थी उसके पास में, पोटेंशियल। आपने धनुष बांध लिया है, उसके डोरी को खींच दिया ऐसे, अब आप सोचो दिमाग में, अगर डोरी को फ्री छोड़ देंगे तुरंत अंदर को भागेगी, कौन सी एनर्जी थी उसके पास में, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी वस्तु के पास तब आती है या नहीं आप बता सकते हैं अगर वस्तु को फ्री छोड़ते हो भाग रही हो। जैसे कि आप कुएं से बाल्टी खींच रहे हैं, बाल्टी कुछ हाइट पे है, आप मन में सोचो अगर मैं डोरी को फ्री छोड़ दूं तो बाल्टी नीचे भागेगी, यानी कौन सी एनर्जी थी उसके पास में, बाल्टी के पास, पोटेंशियल। मेरे हाथ में मार्कर है, क्या इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, देखो फ्री छोड़ा नीचे भाग गया, यानी कौन सी एनर्जी है इसके पास में, पोटेंशियल। और ऊपर छोड़ूंगा तो और तेज भागेगा, यानी कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल। यानी कोई भी वस्तु के पास पोटेंशियल एनर्जी है या नहीं है, उससे पता लगाने का एक तरीका है कि फ्री छोड़ो और देख लो, भाग रही है तो है, नहीं है तो नहीं है। अच्छा, जितनी ज्यादा स्पीड से आप छोड़े, जितनी ज्यादा हाइट से छोड़ेंगे उतनी ज्यादा स्पीड से बॉल टकराएगी, यानी हाइट बढ़ने पर कौन सी एनर्जी वस्तु के अंदर बढ़ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसलिए इसका फॉर्मूला होता है हमारा mgh, हाइट के हिसाब से mgh, mgh। इसीलिए आपने देखा होगा जो डैम होते हैं ना, वो बहुत ही हाइट पे बनाए जाते हैं। डैम बनाते समय बहुत ही हाइट पे हम पानी स्टोर क्यों करते हैं, कि जितनी ज्यादा हाइट पे पानी स्टोर होगा, हाइट बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी की पानी की बढ़ जाएगी, पानी की स्थिति ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उसका मतलब होगा कि, ठीक है,
तो ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी तो पानी ज़्यादा स्पीड से टकराएगा, ठीक है, बहुत ही तेज स्पीड से। तो होता क्या है कि हाइट बढ़ने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, जितनी ज़्यादा हाइट उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, एक इसमें एक और चीज लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है, से याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, यानी अगर कोई स्प्रिंग खिंचा हुआ हो या दबा हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम लिखते हैं बच्चों हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स है क्यों, कितना अंदर को दबा हुआ है अपनी जो उसकी, ये मान लो कि उसकी ये थी इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन। मान लो कि रेस्ट में स्प्रिंग ऐसा है और आपने स्प्रिंग को खींच दिया, ठीक है, तो आपने मान लो कि यहाँ पे स्प्रिंग को पकड़ के ऐसे खींच दिया और मान लो कि आपका स्प्रिंग अब कुछ ऐसे हो गया, तो कितना ज्यादा स्प्रिंग खींच दिया या कितना ज्यादा आपने स्प्रिंग को दबा दिया, ऐसा फोर्स लगा के इधर को, तो ये होता है आपका एक्स। तो एक्स है कि कितना स्प्रिंग को खींचा है, कितना दबाया, वो एक्स है। ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना। और के का मतलब है यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग नियतांक, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग नियतांक, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, स्प्रिंग नियतांक। तो किसी स्प्रिंग की जो स्थितिज ऊर्जा होती है, किसी स्प्रिंग के अंदर स्थितिज ऊर्जा होगी हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स है यहाँ पे स्प्रिंग को कितना अंदर को दबाया गया या कितना बार को खींचा गया, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू पेपर में दे देगा, एक्स की वैल्यू दे देगा, या तो यू पूछ लेगा। ये पेपर में डायरेक्ट फॉर्मूला भी आया हुआ है एग्जाम के अंदर ये, ठीक है। एक लिखेंगे हम लास्ट में, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। तो बच्चों इस मैकेनिकल एनर्जी को हम लिखते हैं टी से, मैकेनिकल एनर्जी को लिख लो आप टी से, और ये होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है ना, वो होता है हमारा मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां से बहुत ही सुंदर क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं, तो याद रखना जब भी हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे स्पीड के टर्म में हाफ एम वी स्क्वायर, मोमेंटम के टर्म में पी स्क्वायर अपॉन 2m। अगर हम बात करेंगे कि हाइट के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी mgh, दोनों को जोड़ देंगे क्या बन जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग, देन आवर एक्सप्रेशन विल बी हाफ के एक्स स्क्वायर, वेयर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट एंड एक्स इज द एलोगेशन, या कितना आपने स्प्रिंग खींच दिया वो है, ठीक है। पटना कल कितने बजे आ रहे हैं, 12 बजे से सेमिनार स्टार्ट होगा, पहुंच तो हम लोग सुबह ही जाएंगे वैसे 7-8 बजे। When the speed of a moving object is halved, what its kinetic energy? राहुल राज भाई खुद निकालिए, अब आपके सामने फॉर्मूला है। आप इतना भी नहीं कर सकते कि एक ऑब्जेक्ट की स्पीड हाफ कर दी और आप उसका काइनेटिक एनर्जी ना निकाल पाओ, हद होगी भाई। हाफ एम वी स्क्वायर एनर्जी थी पहले, K1 मान लो, आपने उसकी स्पीड को आधा कर दिया, मतलब हाथ पैर कुछ चलाने नहीं है, बस मास्टर कर दे सारे काम तुम्हारे लिए। हाफ एम वी स्क्वायर बटे 4, 1/4 बाहर निकाल लो, हाफ एम वी स्क्वायर, तो कितना हो गया ये, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी होगी पहले से 1/4 गुना। डायरेक्ट कर लिया करो, जब कोई वस्तु की आपने स्पीड हाफ की, मास तो उतना ही रखा आपने, तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है वी स्क्वायर के। अगर आपने स्पीड को आधा कर दिया तो यहां से कितनी आ जाएगी, सीधा ये 1/4 आ जाएगी, ठीक है। तो खुद से क्या करो कोई चीज। हाँ, अभी बता रहे हैं भाई रितेश शर्मा ये। एक से एक बच्चे हैं, बताओ भाई, एक क्वेश्चन करा दिया है पूरा ये, उसके बाद हाथ पैर चलाना नहीं है जरा से भी। अब इसमें एक सुंदर क्वेश्चन देखो, वो क्या है देखो। कल क्लास क्या रहेगी उसके बारे में भाई अभी कोई आइडिया नहीं है, आप एक बार अपना शेड्यूल चेक कर लेंगे कल, ठीक है, मॉर्निंग में उठते ही। देखो मेरे हाथ में बच्चों की ये मार्कर है, अगर मैं आपसे इस समय पूछ लूं कि भाई ये मार्कर के पास काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा कितनी है, तो आपको स्पीड 0, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी, 0 है काइनेटिक एनर्जी। पर मैं बताऊं उसके पास पोटेंशियल है कि नहीं है, बिल्कुल हाइट है, अगर मैं छोड़ रहा हूं तो मार्कर भाग रहा है, यानी पोटेंशियल तो है।
काइनेटिक जीरो, स्पीड जीरो, काइनेटिक जीरो, पर पोटेंशियल है। पर अगर मैं इसे छोड़ दूं मार्कर को तो इसकी हाइट कम हो गई, तो हाइट के कम होते ही पोटेंशियल तो घट गई, पर छोड़ते ही स्पीड भी तो बढ़ रही है, तो स्पीड के आने से कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक। तो मैंने क्या देखा कि जैसे ही पोटेंशियल घटी पर काइनेटिक बढ़ गई, क्यों, स्पीड बढ़ी तो काइनेटिक गति जो है बढ़ जाएगी। तो होता क्या है, एक्चुअल में जितनी एक एनर्जी घटती है उतनी दूसरी एनर्जी बढ़ जाती है। मान लो इस समय काइनेटिक है 0, पोटेंशियल है 10, अगर पोटेंशियल 6 रह गई ना तो काइनेटिक 4 ही बढ़ गई होगी। यानी काइनेटिक और पोटेंशियल का जो सम है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। और आपने पढ़ा भी है एनर्जी कंजर्वेशन लो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा को ना तो पैदा कर सकते हैं ना ही समाप्त कर सकते हैं, ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। एनर्जी केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। तो अगर एक एनर्जी कम होगी तो 100% दूसरी बढ़ेगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन देखो कितना प्यारा आएगा, एक वस्तु को ऊपर फेंकते हैं या नीचे छोड़ते हैं तो हर पॉइंट पर क्या चीज कांस्टेंट रहती है, तो वहां पर लिखा मिलेगा हर पॉइंट पर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट रहता है। ठीक है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो यहां पर लिखेंगे जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंका जाता है, इस बार हिंदी वाले पहले लिखेंगे, जब किसी वस्तु को, इसे लिख लेना भाई, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंका जाता है या नीचे की तरफ छोड़ा जाता है, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंका जाता है या नीचे की तरफ छोड़ा जाता है, तो हर बिंदु पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंका जाता है या नीचे की तरफ छोड़ा जाता है, तो हर बिंदु पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। तो हर बिंदु पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। When an object is thrown vertically upward, when an object is thrown vertically upward or dropped downward, comma, at each point of motion, comma, at each point of motion, the sum of kinetic energy and potential energy remains constant. The sum of kinetic energy and potential energy remains constant. The sum of kinetic energy and potential energy remains constant. अगर चाहो तो भी लिखा मिल सकता है, जब आपने लिखा ना द सम ऑफ kinetic energy पोटेंशियल एनर्जी, उसके साथ ब्रैकेट में आप लिख लेना मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि इन दोनों का सम क्या कहलाता है, मैकेनिकल एनर्जी। हिंदी वाले भी जहां पे आपने लिखा था कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग, उसके ब्रैकेट में लिख लेना यांत्रिक ऊर्जा, ये क्या रहती है, नियत, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, ऐसे अगर आप चाहो तो इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो, देखो क्या, अगर कोई ऑब्जेक्ट बच्चों आपने ऊपर फेंका या नीचे छोड़ा, तो आपको पता है कि हर पॉइंट पर जितनी पोटेंशियल घटेगी उतनी स्पीड बढ़ने से काइनेटिक बढ़ जाएगी, या ऊपर जाते समय हाइट बढ़ने से पोटेंशियल बढ़ेगी तो स्पीड घटने से काइनेटिक घट जाएगी। तो हर पॉइंट पे आप सभी जानते हैं, कोई भी पॉइंट आप लेंगे, यू कैन कंसीडर एनी पॉइंट आर्बिट्ररी, जो भी आपका मन करे, तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम बच्चों कांस्टेंट रहता है, ये आपको पता है। पर अगर ये हाइट बहुत ज्यादा ना हो ना, अगर ये हाइट बहुत ही कम हो, यानी हाइट अगर आप अर्थ के नजदीक हैं, अगर ये हाइट कम है, बहुत ही कम हाइट है, तो एक चीज और कांस्टेंट रहती है, पता क्या, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कितना होता है, वो जी के बराबर। यानी कोई वस्तु ऊपर जा रही हो तो उसका एक्सेलरेशन कितना काम करता है, जी। नीचे आ रही हो तो भी इस पर कितना काम करता है, जी। तो ये भी रहता है कांस्टेंट। अगर आप बहुत ही हाइट हो तो आपको पता है कि जी की वैल्यू घटते घटते जीरो हो जाती है। अगर आप धरती के अंदर घुसने लगो तो जी की वैल्यू जीरो होने लगती थी। अगर आप धरती के आसपास हैं, अगर आपकी जो हाइट है ये रेडियस की अपेक्षा, पृथ्वी की त्रिज्या की अपेक्षा बहुत ही कम है ना, तो ये गुरुत्वाकर्षण त्वरण
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये भी कांस्टेंट रहता है, यानी कोई वस्तु जब ऊपर जाएगी तो उसमें भी जी 9.8 लगेगा, कोई चीज नीचे आएगी तो हर पॉइंट पर जी 9.8 ही काम करता है। और इसका यूनिट थी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ऊपर नीचे जब कुछ चीज जाती है तो ये तो हमेशा फिक्स है, काइनेटिक पोटेंशियल का सम कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर हाइट ज्यादा ना हो, आप धरती के नजदीक हो, तो ऊपर जाते समय हर पॉइंट पर किसी वस्तु पर जो जी काम करता है 9.8 काम करता है, नीचे आते समय भी क्या काम करता है 9.8। बस फर्क क्या पड़ता है, ऊपर जाते समय आपकी स्पीड हर सेकंड 9.8 घटती है और नीचे आते समय हर सेकंड स्पीड 9.8 बढ़ती है। तो ये थोड़ा सा एक पॉइंट अगर आप चाहो तो और भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। हाइट ज्यादा नहीं होनी चाहिए पर इसके लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा हाइट पर हम पढ़ चुके हैं पिछली से पिछली क्लास में कि जी की वैल्यू घटना शुरू हो जाती है बहुत हाइट की बात हो तो, ठीक है। चलो अब कुछ हम डाउट ले लेते हैं बच्चों के, क्योंकि टॉपिक हो गया खत्म। सिंपल पेंडुलम हो सकता है कि मैं शायद स्टार्ट कर दूं अब, उससे पहले 2-4 मिनट कोई आपके डाउट हो तो एक बार मुझे बताएंगे। किसी तरह का कोई एक कुछ अगर सर आपका ईमेल आईडी दे दीजिए, आपसे न्यूमेरिकल नहीं भाई, ईमेल आईडी भाई रहने दो, पहले वाली ईमेल ही देखने भारी है। बाकी अगर आप चाहो तो कोई बच्चा एक आध कोशिश करना कि नाइट भेजा तो बढ़िया है, तो मैंने कहा था कि आप मैसेंजर पे भेज सकते हैं, मैसेंजर पे। तो मैंने कहा था कि आप फेसबुक आईडी है मेरी, इस नाम से मिलेगी आपको, अंकुर वशिष्ठ। इस पे जाना और यहाँ पे मैसेंजर पे आप डाल देना कोई फोटो खींचकर। कोशिश करना कि क्वेश्चन इंग्लिश में हो तो ज़्यादा बढ़िया है, कि हिंदी में कई बार इतने टफ शब्द होते हैं वो क्लियर नहीं हो पाते। कितना हाइट वाइट का क्वेश्चन, बस ये पेपर में बोलेगा कि अर्थ के नजदीक, नजदीक का मतलब वो आसपास ही मान लेते हैं हम। कोई हाइट तो ऐसे तो भले आप थोड़ा सा ऊपर जाओ जी की वैल्यू डिक्रीज होने लगती है, भले वो 0.0000 हो। एसएससी का लेवल भाई जो हम पढ़ रहे हैं वो एसएससी के लेवल कवर हो रहा है उसमें, एसएससी के लेवल को और सीडीएस को ध्यान में रखते ही पढ़ाई हो रही है क्लास में। भाई ये मत पूछा करो कितनी क्लास और चलेंगी, कोर्स कोर्स के हिसाब से खत्म होगा तसल्ली से। जयपुर क्लास कब ले रहे हो भाई? जयपुर का तो अभी कोई प्लानिंग नहीं है जयपुर की। जयपुर में पैरामाउंट में हमने पढ़ाया था 2015, 16, 17 के बीच तक, 2.5 साल के आसपास। सर पोटेंशियल एनर्जी को 2 टाइम्स कर दिया जाए तो करंट कितना, फिर उसमें आपको भाई ऐसे कैसे बताओ? जैसे मान लो कि आपको पहले सम पता होना चाहिए। मान लो कि पोटेंशियल, जैसे मान लो कि आपकी ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये मान लो कि 4 थी पहले, ये मान लो कि 6 थी, आपने इसे डबल कर दिया, नहीं आपने इसे कितना कर दिया 8 कर दिया, तो सम तो इनका कांस्टेंट ही रखना है, तो आपको इसे 2 बनाना पड़ेगा। ये मान लो कि पहले से 10 थी, ये मान लो 20 थी, सम कितना था इसका 30, इसे डबल कर दिया 20, तो इसे आधा करने में काम चल जाएगा। वो डिपेंड करे क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। से कन्फ्यूजन है, अपवर्ड में हर सेकंड जी की वैल्यू 9.8 गिरती है और डाउनवर्ड में जी की वैल्यू 9.8 सेकंड बढ़ती है। नहीं, अरे भाई अपवर्ड में जी की वैल्यू तो कांस्टेंट है, ऊपर जाते समय जी की वैल्यू 9.8 कांस्टेंट है, ये वैल्यू नहीं घट रही, और नीचे आते समय भी जी की वैल्यू 9.8 कांस्टेंट है। वो 9.8 हर सेकंड स्पीड में चेंज आता है। ऊपर जा रही है कोई चीज, मान लो कि स्पीड जी की वैल्यू चलो 10 मान लो थोड़ा समझने के लिए, वरना कैलकुलेशन टफ से हो जाएगी। 10 मान लिया मैंने, ठीक है। तो मान लो तूने ऐसे कोई बॉल फेंकी 50 की स्पीड से, तो उसकी स्पीड पहले सेकंड घट के 40 हो जाएगी, फिर 30 हो जाएगी, अगले सेकंड में 20, फिर 10, फिर कितनी 0। पर जब कुछ चीज नीचे आती है स्पीड 0 है, फिर एक सेकंड के बाद 10, 20, 30, 40, 50, यानी कि ऊपर जाते समय हर सेकंड स्पीड 10 घटेगी, नीचे आते समय हर सेकंड स्पीड 10 बढ़ेगी। पर जो चेंज है ना, ये जो परिवर्तन है 10 का ही होगा, ये कॉन्स्टेंट है परिवर्तन। यहां भी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, चेंज निकालना हो 10 ही आएगा। क्या बोल रहे हो भाई? माउंटेन पे चल रही कार की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी जो सरफेस पे चल रही है उससे कंपैरिजन में। सर न्यू हूँ, राजेश कुमार मीणा कह रहे हैं, पिछली क्लास देखेंगे मीणा जी तभी समझ में आएगा। अगर आप सारी क्लास नहीं देख सकते तो आप ये जो क्लासेस चल रही है आप इसमें बीच में हीट की क्लासेस छोड़कर मोशन जहां से मैंने स्टार्ट किया वहां से देख सकते हैं। हाँ सीजल का तो बहुत आराम से कवर हो जाएगा। कुणाल कुंदर कह रहे डाउट है, बोलिए। जब एक चात पत्थर कू को पर रगड़ा जाता है
चाकू लिखना चाह रहे हूँ, चाकू पत्थर रगड़ा जाता है, हाँ सर एमसीक्यू भी करोगे कि हाँ पोटेंशियल एनर्जी होगी जो माउंटेन पे कार चल रही है, क्योंकि वहां पे जो हाइट मान रहे हैं ना बच्चों, हम सरफेस से मान रहे हैं। जी राहुल राज, उसका आंसर है G m1m2/r ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। माइनस का साइन लगा दो तो और बढ़िया रहेगा। चलिए ठीक है, संजय जी का क्वेश्चन बताता हूं आपको मैं। एनर्जी तो वैसे तो क्वेश्चन आते हैं बच्चों आपके सीधे फॉर्मूला बेस्ड, पर मैं आपको इसमें एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन आप करेंगे, ये हरियाणा में कलर के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, आसान क्वेश्चन है, हालांकि उन्होंने ऑप्शन गलत दे रखे थे, तो सबको नंबर मिलेंगे या क्वेश्चन को हटा देंगे, वो जो भी होगा। अब मेरे एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है, तो जो भी वैल्यू मुझे याद आ रही होंगी मैं आपको बता दूंगा। उन्होंने कहा कि भाई मान लो कि एक 30 डिग्री का इनक्लाइंड सरफेस है, झुका हुआ तल है 30 डिग्री पे। उसने कहा कि यहाँ पे एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक मान लो बच्चों 10 किलो का है, 10 kg का, और इस ब्लॉक को आप खींचकर टॉप पर लेके चले गए। 10 किलो का है अभी भी, तो 10 किलो का ब्लॉक यहां से खींच के आप यहां पे लेके चले गए। अगर ये जो आपको इसने ये जो दे रखा है, ये लंबाई दे रखी थी उसने, मान लिया मैंने ऐसे ही 40 मीटर है, तो बताओ किसी ब्लॉक को सरफेस से 30 डिग्री के इंक्लाइंड सरफेस पर झुके हुए तल पर खींचकर ऊपर ले जाने पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी टॉप पर जाकर। अभी ब्लॉक यहां पर था जमीन पर, उसे आप खींच के ले गए यहां से यहां तक, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा कितनी बढ़ गई, ये आपको बताना है। टाइम असेंडिंग डिसेंडिंग अलग होता है कि ऊपर जाने का समय, नीचे आने का समय। क्वेश्चन करो भैया। किसी ब्लॉक को 10 किलोग्राम के ब्लॉक को खींच के आप टॉप पर लेके चले गए हो, और जिस पे आप खींच के लेके गए हो ना, उसकी लंबाई 40 मीटर दे रखी है, तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये आपको बताना है। आना मुकेश कुमार जी। हाँ होगी भाई, स्प्रिंग होता है उसमें। दो पत्थरों को रगड़ने से चिंगारी उत्पन्न क्यों होती है? फ्रिक्शन की वजह से, घर्षण की वजह से। करा भैया, चलो बाकी अच्छो देखते हैं इनका आपका आंसर क्या है ना, देखना आप भाई। देखो आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, यहां से यहां तक लेके चले गए। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? mgh, और यहाँ पे h है हाइट, सरफेस से हाइट। अब देखो ये आपको ये हाइट चाहिए ये, पर उसने पेपर में आपको हाइट नहीं दे रखी, उसने आपको ये दे रखा 40। अब आपको निकालना पड़ेगा,
या तो आपसे सीधा भी निकाल सकते हो, इस बच्चों को नहीं पता उन्हें बता देता हूं मैं कि साइन का फॉर्मूला लगा दो आप। साइन 30, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो h अपॉन 40, साइन 30 होता है 1/2, h अपॉन हो गया 40, तो ये आ गया 20, तो ये आपका 20 आ गया। तो m कितना दे रखा है 10, g के लिए 9.8, ये दे रखा है 20, तो ये हो गया 98 गुणा 20, 8 दूनी 16 18 19, 1960 आ गया जूल। जिसका ये आया उसका बिल्कुल ठीक है। अब मैच कर लो इसे, 1960 जिसका ठीक आया वो बताएगा एक बार। ठीक है भाई, आया समझ में? यदि किसी गतिमान पिंड की गति दुगनी हो तो लगने वाला समय क्या होगा यदि दूरी अपरिवर्तित हो? तो आप ये जो दूरी पूछ रहे हैं वो आपको बताना है कि ऊपर नीचे वाली पूछ रहे हैं कि सेम तल पे पूछ रहे हैं। हाँ, जी की वैल्यू अगर आप 10 ले लेंगे तो फिर 2000 आ जाएगा ये। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन एक ध्यान रखना आपको। तो कोई डाउट बताना, मैं क्वेश्चन देख रहा था, अगर वो मुझे उसकी सही वैल्यू मिल नहीं पा रही, अगर मिल जाए तो अच्छा क्वेश्चन था एक बार वो, अब मैं बना के देख रहा हूँ उसे। चलो एक क्वेश्चन देखो, पहाड़ से गिरती वस्तु के पास कौन सी एनर्जी होगी? तो जब कोई वस्तु पहाड़ से गिर रही है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी तो है ही, उसके स्पीड की वजह से। अगर हम यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी, भाई एक चीज ध्यान रखा करो, पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, जब आप ये एच लेते हो ना, एच अगर मैं ज़्यादा थोड़ा डिटेल में जाऊँ आपको, तो ये एच लेने के लिए एक रेफरेंस लाइन होती है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये बताओ कि मेरे हाथ में जो ये जो मोबाइल है इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इसको एम पता है आपको, मान लो कि 100 ग्राम का है ये, आपको जी भी पता है, वो भी ठीक है। लेकिन जो एच है, अब बताओ एच जो मेरे नीचे पैर है वहां से नापूं कि मैं तो अभी 3rd फ्लोर पे हूं, या बाहर रोड से नापूं? तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक लाइन, रेफरेंस लाइन होती है कि मैं जो पोटेंशियल एनर्जी मेजर कर रहा हूं कि जो नीचे फर्श है इसी कमरे में, उससे ले रहा हूं कि कहां से ले रहा हूं। जब कोई पहाड़ से कोई वस्तु गिर रही है तो मान लो कि आपने रेफरेंस लाइन क्या ले रखी है, आपने सी लेवल ले रखा है, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, वो वस्तु गिर रही है तो उसके पास काइनेटिक भी होगी स्पीड की वजह से। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ये आपका एक बच्चे ने मेरे पास भेजा था। अब इसका मेरे पास इंग्लिश वर्जन तो नहीं है, हिंदी वर्जन है, और मैं इसका इंग्लिश कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है? या फिर भाई हिंदी इंग्लिश वाले समझ लेना अपने हिसाब से। क्वेश्चन में लिख देता हूं, इंग्लिश वालों को मैं समझा दूंगा लैंग्वेज में से ही। क्वेश्चन है, अरे हिमांशु
सर क्या एनर्जी नेगेटिव? काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, किसी वस्तु की टोटल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है चंदन कुमार। टोटल एनर्जी नेगेटिव का मैंने आपको बताया था एटम वाले चैप्टर में, अगर इलेक्ट्रिसिटी आपने पढ़ी हो मेरे से, कि नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो आपको बताती है कि कोई वस्तु बाउंडेड है, बंधी हुई है। नहीं पढ़ाया तो एटम वाले चैप्टर में पढ़ा दूंगा। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती कभी। अरे क्या हो गया भाई, ये देखो क्वेश्चन लिखेंगे, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। 2 किलोग्राम का एक ब्लॉक, ये वाला जो बाहर रखा है, 2 किलोग्राम का एक ब्लॉक 4 मीटर पर सेकंड की गति से समानांतर सतह पर स्लाइड होता है। स्लाइड हो रहा है, जैसे फिसल रहा है। 4 मीटर पर सेकंड की गति समांतर सतह पर स्लाइड होता है। यह एक बिना दबे हुए स्प्रिंग पर गिरता है तथा उसे तब तक दबाता है ये रेलवे क्वेश्चन है भाई, ये तथा उसे तब तक दबाता है जब तक वह ब्लॉक पूरी तरह गतिहीन न हो जाए। स्प्रिंग नियतांक यदि स्प्रिंग, सब बच्चे लिख लेना भाई, क्वेश्चन मिलेगा नहीं आपको नोट्स में। यदि स्प्रिंग नियतांक 10,000 न्यूटन पर मीटर है तो स्प्रिंग कितना दबता है? हिंदी वाले बच्चे क्वेश्चन उतार लो भाई पहले, फिर इंग्लिश वाले को समझा देता हूं कि पूछा क्या उसने। और इंग्लिश वाले इतने अंग्रेज तो है नहीं, आप भी वाले सब पढ़ के कोशिश करो समझने की, ठीक है। जस्ट जोन क्या निर्मल जी, तो पहले पुरानी क्लासेस करना तभी समझ में आएगा। मैं बाकी अच्छे बता देता हूं। उसने कहा भाई, इंग्लिश वाले से ध्यान रखना कि एक 2 kg का एक ब्लॉक है जो 4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से पैरेलल चल रहा है, समांतर सतह पर स्लाइड कर रहा है। मान लो क्या, समझो कि एक ब्लॉक है, ये है 2 kg का, 2 किलोग्राम का है, ठीक है। 2 kg का दिख रहा होगा शायद, नहीं कट गया, 1 सेकेंड मैं इधर बता देता हूं। ये भाई मान लो कि एक 2 किलोग्राम का एक ब्लॉक है, ये 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भाग रहा है। अब मान लो कि यहां पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है, और ये जाके इस पर टकराया स्प्रिंग पे, और स्प्रिंग को इसने पूरा दबा दिया। कब तक दबा दिया? जब तक इसकी स्पीड 0 नहीं होगी। तो बताओ कि इसने स्प्रिंग को कितना दबाया होगा, ये आपको बताना है। 2 किलोग्राम का एक ब्लॉक 4 मीटर पर सेकंड से क्या चल रहा है, स्लाइड कर रहा है। यह एक बिना दबे हुए स्प्रिंग को, यानी कि स्प्रिंग बिल्कुल नॉर्मल था, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में था, उसे दबाता है और उसे तब तक दबाएगा जब तक कि उससे खुद की स्पीड 0 ना हो जाए, वो खुद गतिहीन ना हो जाए, इसकी स्पीड 0 ना हो जाए। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट आपको 10,000 न्यूटन पर मीटर दिया है तो बताना है कि स्प्रिंग कितना दबता है। यहां पे देखो, ये ब्लॉक 2 किलोग्राम का था, 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भाग रहा था। तो इस जब कोई चीज भागेगी तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी पैदा हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। तो जो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी होगी, जो आपको ये ब्लॉक है इसकी काइनेटिक एनर्जी थी बच्चों आपकी 12 mv², और ये हाफ ब्लॉक है 2 किलोग्राम का,
V कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी थी बच्चों 16 जूल। लेकिन जब ये ब्लॉक टकराए स्प्रिंग पे तो स्प्रिंग को दबाएगा तो इसकी स्पीड 0 हो गई, यानी इसने अपने इसे स्प्रिंग को इसने दबा दिया, तो स्प्रिंग जब दबेगा तो होगा क्या, तो स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, स्प्रिंग जो है आपको पता है कि स्प्रिंग दबता है तो मैंने कहा था कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। एक्स है कि कितना दबा वो, और ये आपको निकालना है कितना दबा, और के स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दे रखा है उसने बच्चों कितना 10,000 न्यूटन पर मीटर। याद रखना स्प्रिंग कांस्टेंट का मात्रक यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, तो U इक्वल टू हाफ 10,000 एक्स स्क्वायर आपको बच्चों एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे U कितना आ गया आपका 5, 2 से काट दो इसे 5,000 एक्स स्क्वायर। मुझे एक चीज बताना कि स्प्रिंग जो दबा था, दबने से इसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्यों आई, क्योंकि इसे ब्लॉक ने दबाया, और ब्लॉक ने तब तक दबाया जब तक इसकी स्पीड 0 नहीं होगी, यानी इस ब्लॉक ने अपनी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किसे दे दी स्प्रिंग को दे दी। तो स्प्रिंग के पास क्या बन गई वो पोटेंशियल एनर्जी। भाई स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी आई, तो स्प्रिंग ये एनर्जी आई कहां से, इसकी काइनेटिक एनर्जी इसके पास ट्रांसफर हुई है, क्योंकि एनर्जी अगर इसके पास आई है तो एनर्जी पैदा नहीं की जा सकती, उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। इसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई, तो खत्म क्यों हो गई, क्योंकि इसने अपनी एनर्जी किसे दे दी स्प्रिंग को, यानी जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है ब्लॉक की वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। तो इस के को आपको यू के बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि इस ब्लॉक ने अपनी सारी की सारी जो एनर्जी है वो स्प्रिंग को दे दी है, और स्प्रिंग ने उसे पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर कर लिया। ये 16 था, ये आता 5,000, ये केवल किसके लिए क्वेश्चन, ये केवल रेलवे वालों के लिए है, एनटीपीसी वालों के लिए। सोल्व कर लो इसे भाई, 8, 2500, 4, 1250, ठीक है। इसे फिर सोल्व कर लो, 2, 625, तो x आएगा आपका √2 होता है 1.4, और नीचे आएगा ये 625 का 25, ये आपको इतने मीटर आ जाएगा। इसे आपको सेंटीमीटर में बदलना है तो 1.4 25 100 से मल्टीप्लाई करना, 25 चौका 100, 14 चौका 56, 5.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। पेपर में 5.5 दे रखा था नजदीक का ऑप्शन, तो 5.6 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। देखो कोई चीज को चलाना है तो फोर्स चाहिए, रोकना है तो फोर्स चाहिए, गति बनाए रखने के लिए फोर्स नहीं चाहिए। भानु भाई, भाई रोशन प्रहलाद, अभी मैंने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं पढ़ाई, अभी इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा तो इक्वेशन अपने आप कर लोगे। यहां देखो दोबारा सुनना भाई, एक ब्लॉक था 2 किलोग्राम का, जिन्हें समझ में नहीं आया एनटीपीसी वाले बच्चे, बाकी एसएससी वाले छोड़ सकते हैं। 2 किलोग्राम का ब्लॉक था, 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भाग रहा था, स्प्रिंग को दबाया, तो स्प्रिंग को दबाते ही उसके पास कौन सी एनर्जी आएगी पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। ये एनर्जी कहां से आई, क्योंकि ब्लॉक ने अपनी सारी एनर्जी से ट्रांसफर कर दी। ब्लॉक के पास एनर्जी कौन सी थी स्पीड की वजह से काइनेटिक, तो ब्लॉक की जो काइनेटिक एनर्जी है वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। ब्लॉक की गतिज ऊर्जा स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा में आ गई। कैसे पता चला, ब्लॉक के पास स्पीड थी तो एनर्जी कौन सी होगी काइनेटिक, स्प्रिंग दबा तो कौन सी होगी पोटेंशियल, इसकी सारी एनर्जी आ गई इसके पास में, तो उसकी एनर्जी क्या होती है हाफ mv स्क्वायर, इसकी क्या होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। इन दोनों को बराबर पुट कर दिया, बराबर पुट करने के बाद में आपके पास 1.4 बटे 25 मीटर आ गया आंसर, मीटर होता 100 सेंटीमीटर के बराबर, तो आंसर आ गया 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। राजेश राउत कह रहे मेरा कमेंट आ रहा है कि भाई ये लाइन तो आई है, बाकी कमेंट का पता नहीं। विदाउट फोर्स कोई ऑब्जेक्ट मोशन में, देखो कोई ऑब्जेक्ट रुका है तो विदाउट फोर्स के मोशन में नहीं आएगा भानु भाई। कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है उसे मोशन में लेके आना तो फोर्स लगाना पड़ेगा आपको। कोई चीज अगर लगातार मोशन में बनाए रखने के लिए फोर्स नहीं चाहिए, बनाए रखने के लिए नहीं चाहिए, स्पीड बढ़ाने घटाने के लिए फोर्स चाहिए होता है। वो तो जब आप साइकिल, मैंने बताया था आपको, अगर पूरी क्लास आपने नहीं ली है न्यूटन का सेकंड नियम और फर्स्ट नियम पढ़ना तो वहां पे समझ में आएगी वाली बात जो आप मेरे साथ पूछ रहे हो। सर क्लास खत्म हो गया क्या, नहीं भाई बात बताओ कि क्लियर है कि नहीं है ये बात। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम का हुआ है और क्वेश्चन आ सकता था, तो इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछा उसने कि हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा है हाफ mv स्क्वायर, इसका अलग से पढ़ा हाफ के एक्स स्क्वायर, इन दोनों को उसने अप्लाई करवा लिया। ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी विच मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 3 सेकंड, द मोमेंटम ऑफ द बॉडी चेंजेस फ्रॉम 10 ग्राम टू 40 ग्राम सेंटीमीटर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज। भाई भीम घोष, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, अगर आपने सेकंड नियम देखा हो ना, मैंने सेम सी टाइप के क्वेश्चन कराते समय वैल्यू ली थी। देखो मैंने कहा था न्यूटन का सेकंड नियम कहता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, तो मैंने कहा था कि मोमेंटम क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो mv2 माइनस mv1, फाइनल मोमेंटम
mv2 ले लिया, शुरुआत का mv1 ले लिया, नीचे टाइम है t। अब आप क्या करना, इस फॉर्मूले में ये v2 माइनस v1 बटे टी, इसे पूरा सोल्व कर देना। आप कुछ ना ऑप्शन दे रखे हैं, ये सारी जो जो भी चीजें हैं इसे अपना बदल लेना, ठीक है, सोल्व कर लो इसे। मास अगर किलोग्राम में रखोगे, ये मीटर पर सेकंड में पुट कर देना इसे, इसे सेकंड में, तो फोर्स आ जाएगा न्यूटन में। ये क्वेश्चन कराया भाई मैंने जो पूछा तूने। इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि उसने अपने, भाई जब एक चीज बताओ भाई रितेश भाई, भाई एक तो साइंस ना सब कुछ ऐसा नहीं कि सब कुछ क्लास में बता दिया जाए, थोड़ा बुद्धि पहले से भी होनी चाहिए। जब तूने ब्लॉक को तूने टकराया स्प्रिंग के ऊपर, तो स्प्रिंग कब तक दबा, जब तक कि उसकी पूरी की पूरी एनर्जी, पूरी की पूरी स्पीड जीरो नहीं होगी, गतिहीन नहीं हो गया ब्लॉक। तो ब्लॉक के पास जो काइनेटिक एनर्जी थी, वो एनर्जी ट्रांसफर हुई स्प्रिंग को पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, तब तो पोटेंशियल एनर्जी आई उसके पास में। A stone is dropped from the roof of house towards the ground, kinetic energy of the stone will be हाफ mv स्क्वायर होगी, और क्या होगी, ड्रॉप करते समय जीरो है, एक सेकंड के बाद काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे, कितनी स्पीड आएगी, वो जब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन बताऊंगा तब आएगी वो समझ में। पूछने के नाम पे नहीं, कुछ भी पूछ रहे हैं मुंह उठा के। क्लियर हो गया, ओके गुड। ये बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर था भाई ये। अरे पोटेंशियल एनर्जी क्यों आई ब्लॉक के पास, क्योंकि एनर्जी क्यों आई, क्योंकि स्प्रिंग के पास क्यों आई, क्योंकि ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी खत्म हो रही है, उसकी गति शून्य हो रही है, गतिहीन हो रहा था वो। तो एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में ट्रांसफर होती है, एनर्जी ना तो पैदा कर सकते हो आप, खत्म कर सकते हो। तो ब्लॉक की एनर्जी खत्म हुई तो कहां पहुंची, स्प्रिंग के पास। स्प्रिंग के पास क्यों आई, ब्लॉक की वजह से। तो उसने दोनों को बराबर पुट करा दिया। एसएससी वाले बच्चे, पीसीएस वाले बच्चे इस क्वेश्चन को ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीडीएस, सीपीएफ और रेलवे वाले और ग्रुप डी हरियाणा वाले कर सकते हैं, और कोई किसी को जरूरत नहीं है। हाँ बोलो भाई राजेश रावत जी, क्लियर हो यहां तक की बात सभी? ओके बहुत बढ़िया। चलो चलो डाउट ही बताओ, अगले 5-7 मिनट फिर क्लास छोड़ते हैं, बहुत हो गया इतना। डाउट ही ले लेते हैं, और डाउट को ना पूरा, एक तो क्वेश्चन पूरा लिखा करो। तुम सोचते हो कि टीचर अपने आप समझ जाए कि मेरे मन में क्या चल रहा है। चलो राजेश साहब जी बोलो, बाकी बच्चे भाई जिसे डाउट नहीं है वो अपना डेटा बचा सकता है, नई चीज कुछ नहीं बताऊंगा मैं, डाउट ही लूंगा। रजनीश श्रीवास्तव कह रहे हैं क्लियर है, ओके। राहुल कुमार से कह रहे सर 1400 ग्राम के भेजे में आ गया, क्लियर है। बाकी जो भाई पढ़ने वाले बच्चे हों, कल मिलते हैं 12 बजे के आसपास पहुंच जाना, सेमिनार होगा, सभी से मिलना, मैडम से, सर से, जितने भी लोग हैं। और ठीक है सर, आप नागपुर नहीं आओगे क्या? नागपुर में मेरा एक दोस्त है, वो जियो साइंटिस्ट है, शायद मैं कभी आऊं नागपुर। जियो साइंटिस्ट होता है ना कि यूपीएससी के थ्रू लगते हैं, तो जियो अंबिकेश्वर पांडे करके एक दोस्त है मेरा। उससे पहले कई और भी दोस्त थे जो डिविजन अकाउंटेंट थे सीजीएल से, पर उन्होंने बाद में चेंज कर लिया। समझो ध्वनि की गति कितनी होगी, लगभग 1300-1400 मीटर पर सेकंड के आसपास। पोटेंशियल काइनेटिक में क्या रिलेशन है, यही है कि भाई टोटल एनर्जी दोनों को जोड़ दोगे मैकेनिकल एनर्जी बन जाएगी। मान सकते हो भाई ब्लड मूव कर रहा है कुछ भी, तो कुछ ना कुछ होगी। पोटेंशियल एनर्जी जीरो भी हम मान लेते हैं, मान लो कोई ब्लॉक है, वो बिल्कुल रखा हुआ है फर्श पे, और मैं फर्श से चेक करूं कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो जीरो। इस क्वेश्चन को दोबारा समझाने से बढ़िया है कि आप दोबारा वीडियो देख लेना भाई बाद में, ठीक है। आप पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है। समय अवधि 0.025 सेकंड के साथ तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तो फ्रीक्वेंसी आपको पता है भाई, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पर सेकंड, ठीक है। तो पर सेकंड से निकाल लो। फ्रीक्वेंसी होती है 1 टाइम पीरियड, तो 1/0.0025 कर देना भाई संजय। फर्स्ट लाइव क्लास है, करण कह रहे हैं ओके सर। मैग्नेटिक की पीडीएफ आपने हाथों से बनाकर डाल सकते हैं क्या?
नहीं भाई, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि तुम्हारे लिए मैं पीडीएफ मैं ही बनाऊं। तुम मतलब क्या 500 रुपये में खरीद ले गया मैं, कि तुम्हारे लिए पीडीएफ मैं खुद अपने हाथ से बना कर डालूंगा। ठीक है चलो भाई, आज के लिए इतना, थैंक यू सर। फ्लाइट फोर्स वाला क्वेश्चन कुछ और था, और वो करवा दो, आपका व्हाट्सअप में सेंड किए हैं। कुछ और था फ्लाइट फोर्स वाला क्वेश्चन। चलो व्हाट्सअप में तो भाई ढूंढना बहुत महाभारत है, आधे घंटे मिलेगा उसमें, तो जब तक पता नहीं कितने क्वेश्चन आ चुके होंगे। चलो भाई आज के लिए इतना ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। सर क्वेश्चन उसमें पूरा दिख नहीं रहा है। दिखेगा क्यों नहीं दिखेगा? हमारा भाग्य पटना वालों जैसा कब आएगा मिलने जोधपुर? मिलेंगे बहुत जल्दी भाई, घूमने आएंगे कभी तो बताएंगे आपको हमारी सोल जी। ठीक है बाय बाय, टेक केयर।